हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका 7th चैप्टर है नेशनलिज्म, इसके फ्री पीडीएफ नोट्स तो दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ इसकी इजी एक्सप्लेनेशन आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। 2025-26 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए एकदम लेटेस्ट वीडियो ये रहने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट एकलव्य स्टडी पॉइंट पे भेज सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप @class11ESP ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ आपको सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, सारी वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। eklavyastudypoint.com वेबसाइट है, आप इसको भी ज़रूर विजिट करें। सबसे पहले नेशनलिज्म जो हमारा चैप्टर है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। व्हाट इज नेशनलिज्म, आप इससे समझते क्या हो, है ना। सो नेशनलिज्म इज व्हेन पीपल फील अ स्ट्रॉन्ग लव, जब आप बहुत प्यार करो, फील करो, अंदर से लॉयल्टी फील करो, प्राइड फील करो फॉर देयर कंट्री। आप अपने देश के लिए बहुत ही अच्छी भावना रख रहे हो अपने अंदर, प्यार भरी भावना, लॉयल, और अब कहते हैं ना अंदर से एकदम भरा हुआ फील करना, प्राउड। सो इसी लव की वजह से दे वॉन्ट देयर कंट्री टू मेक इट ओन डिसीजन एंड हैव इट्स ओन गवर्नमेंट। आप चाहते हो कि हमारी देश के ऊपर कोई बाहर का बंदा आके कंट्रोल ना करे। हाँ, खुद हम अपना कानून बनाए, खुद हम अपने सब कुछ काम करें, डिसीजन खुद लें, हमारी खुद की सरकार हो, है ना। जब आप अपने देश से प्यार करते हो तो आप यही तो चाहोगे कि ये सारी चीज़ें हमारी खुद की होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए। सो हाउ नेशनलिज्म चेंज्ड द वर्ल्ड, ये आपको समझना है। नेशनलिज्म ने दुनिया को कैसे बदला। सबसे पहले तो बहुत सारे देशों का यूनिफिकेशन हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म। हाउ, 19th सेंचुरी में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स थे यूरोप के, जो ज्वाइन हो गए और बड़े बड़े देश बने। जैसे जर्मनी है, जैसे इटली है। समझ आ रहा है आपको। छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे, वही छोटे छोटे किंगडम मिलकर एक बड़ा देश बने। इटली और जर्मनी इसका सबसे बेस्ट है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं, लैटिन अमेरिका में नए नए देश बने, ठीक है। लोकल लैंग्वेजेस एंड लोकल लॉयल्टी स्लोली कंबाइन टू क्रिएट नेशनल लैंग्वेजेस एंड नेशनल आइडेंटिटीज। ऐसे ही छोटी मोटी लोकल लैंग्वेज, लोकल आइडेंटिटी मिल मिलकर एक बड़ी एक आइडेंटिटी के लिए गई। हाँ भाई, एक नेशन जिसे हम कहते हैं, एक प्रॉपर एक कंट्री होनी चाहिए। फिर क्या हुआ, बड़े बड़े एम्पायर्स का भी ब्रेकअप हुआ है भाई। नेशनलिज्म से देश बने भी हैं और टूटे भी हैं। जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड रशियन एम्पायर था यूरोप के अंदर, जो ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज कॉलोनियल एम्पायर था एशिया और अफ्रीका में। आपको पता है नेशनलिज्म की वजह से ही तो ये अंग्रेज छोड़ के भागे थे ना, में कॉलोनाइजेशन था। सो लोग चाहते थे कि हमारे खुद के देश हों, तो ये बड़े बड़े एम्पायर्स धीरे धीरे कोलैप्स हो गए। ठीक है, जो मैं ऐसे जो मैंने आपको नाम बताया, ऑस्ट्रो हंगेरियन, रशियन एम्पायर, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच कॉलोनीज, पोर्चुगीज कंट्रोल, जहां जहां भी था वो स्लोली स्लोली डिक्लाइन उसका देखने को मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म। अपने देश के लिए एक देशभक्ति की भावना जब लोगों में आई तो उन्होंने आवाज उठाई। सो दो तरीके के आप कह सकते हो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स देखने को आपको मिल जाएंगे। एक है यूनिफाइंग नेशनलिज्म। ये ऐसा नेशनलिज्म है जो अलग अलग ग्रुप्स को जोड़ता है और एक कंट्री बनवाता है। फॉर एग्जाम्पल, अरब नेशनलिज्म, जहां पे विच वांट टू यूनाइट ऑल अरब कंट्रीज इनटू वन नेशन। जितनी भी अरब कंट्रीज हैं वो सारी मिलकर अपना एक देश बनाती हैं, ठीक है। ये तो यूनिफाइंग नेशनलिज्म का एक एग्जाम्पल है। एक आता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट। सेपरेटिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है कि किसी भी देश के अंदर जब एक ग्रुप ऑफ पीपल रह रहा है और वो चाहते हैं कि सेपरेट होना, अलग होना, इंडिपेंडेंट खुद की कंट्री बनाना, और एक सेल्फ रूल, खुद से एक ऑटोनमी जब वो चाहते हैं, किसी देश के साथ कोई नहीं रहना चाहता, वो उनका मन है कि हम अपना अलग से ही सिस्टम बनाएंगे, अपना देश ही पूरा अलग कर देंगे, इसको हम सेपरेटिस्ट मूवमेंट कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहला है क्यूबेकॉइस इन कनाडा। होता क्या है, क्यूबेक एक कनाडा का प्रोविंस है, एक जगह है। बहुत सारे फ्रेंच बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं जिनको क्यूबेकॉइस कहा जाता है।
उनको लगता है कि यहाँ का जो एरिया है उसके हिसाब से हमारा कल्चर और लैंग्वेज अलग है। वो चाहते हैं कि क्यूबेक को एक अलग ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री हम बनाएंगे, हम क्यूबेक नाम से एक देश अलग बनाएंगे। सेपरेटिस्ट है ये। स्पेन के अंदर बास्क नाम से हैं लोग, जो कि नॉर्थ स्पेन में रहते हैं। उनकी भी अपनी अलग लैंग्वेज है, उनका भी अपना अलग कल्चर है। और रेस्ट ऑफ स्पेन से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल उनका मामला बिल्कुल अलग है। सो कुछ बास्क लोग ऐसे हैं, ग्रुप्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि स्पेन से अलग हो जाएं, सेपरेट होना चाहते हैं। ये दो एग्जाम्पल क्यूबेक्स वाले और बास्क वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये वो लोग हैं जो तोड़ना चाहते हैं खुद को वहां से। ठीक है। इसके अलावा तुर्की और इराक के अंदर कुर्द कम्युनिटी है। कुर्द एक एथनिक ग्रुप है जो तुर्की, इराक, ईरान, सीरिया में पाया जाता है। वो चाहते हैं खुद की एक कंट्री बनाना कुर्दिस्तान नाम से, कुर्द के लिए। लेकिन दीज कंट्रीज डू नॉट अलाउ सेपरेटेशन, सो द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस। तो ये सेपरेटेशन हो नहीं सकता भाई। ऐसे ही श्रीलंका में कुछ तमिल लोग रहते हैं, मेनली नॉर्थ वाले एरिया में और ईस्ट वाले एरिया में श्रीलंका के। उनको लगता है हमारे साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहां के जो लोकल लोग हैं सिंगलीज कम्युनिटी के, वो हमारे साथ बुरा बिहेवियर करते हैं। सो तमिल ग्रुप जो हैं, आप वहां पे लड़ाई लड़ते हैं हथियार उठा के, और वो अपना अलग तमिल नेशन बनाना चाहते हैं श्रीलंका को, तमिल एलम नाम से। ठीक है। तो ये यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं सेपरेटिस्ट के। ठीक है, आप अच्छे से याद रखना इनको। नेशंस आर इमेजिन्ड कम्युनिटीज। अब जो नेशन होते हैं, एक नेशन कभी भी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई माउंटेन या कोई रिवर आपको दिख जाएगा हाँ भाई इतना इतना। ये नेशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका एक कनेक्शन है आपस में, एक कॉमन बिलीफ है, एक होप है, एक इनकी इमेजिनेशन है। हाँ, मानते हैं ये इतना हमारा मदरलैंड है, इतना हमारा फादरलैंड है। सो इंस्टेड इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। सो लोगों को लगता है कि हाँ हम एक नेशन के हैं, हमारे अंदर ये फीलिंग है, हमारी एक शेयर्ड आइडेंटिटी है एज कम्युनिटी। जैसे मैं आपको बोलूँ मैं इंडियन हूँ, तो आप भी मेरे से कनेक्ट कर पाओगे, यस सर वी आर ऑल्सो इंडियन। हमारा ये इंडियन होना ही बहुत बड़ी बात है। हम इमेजिन करते हैं आंख बंद करके इंडिया इंडियन, हमें लगता है हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए, है ना। तो यही एक इमेजिनेशन ही तो है ये जो नेशंस है। व्हाट मेक्स अ नेशन? एक देश बनता कैसे है? एक नेशन बनाने के लिए क्या चाहिए होगा आपको? क्या नेशन बनाना बहुत इजी है? क्या नेशन आसानी से बन जाते हैं? ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आइए भाई देखते हैं व्हाट मेक्स अ नेशन। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शेयर्ड बिलीफ होना, बहुत जरूरी है। नेशंस एग्जिस्ट ओनली बिकॉज पीपल बिलीव दे आर यूनाइटेड। जब लोग मानेंगे कि हाँ हम यूनाइटेड हैं, जब लोगों को लगेगा कि हाँ भाई हमारे बीच में भाईचारा कनेक्शन है, तभी एक देश बनता है। अ नेशन इज लाइक अ टीम, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन पीपल फील दे बिलोंग टुगेदर। नेशन इज नथिंग बट इज लाइक अ टीम। ओके, एक टीम वर्क, एक टीम के जैसे सभी टीममेट्स होते हैं ना, एक दूसरे के लिए एक फीलिंग रखते हैं, कनेक्टिविटी होती है। तो जब लोग साथ रहेंगे, टुगेदरनेस की फीलिंग होगी उनके अंदर, तभी एक देश बन पाएगा। इफ पीपल डिड नॉट शेयर दिस बिलीफ, दे वुड बी जस्ट इंडिविजुअल्स नॉट अ नेशन। अगर लोगों में ये फीलिंग है ही नहीं टीम वाली, तो वो देश कभी नहीं बन पाएगा। वो सिर्फ वो, ना ही वो खुद को कह पाएंगे हम यहाँ के नेशनलिस्ट हैं। वो बस एक इंडिविजुअल है वहां पे रहने वाले, नथिंग एल्स। वहां पे कभी वो देश बन भी नहीं पाएगा अगर उनमें यूनिटी नहीं है, उनका एक शेयर्ड बिलीफ नहीं है। दूसरी चीज आती है शेयर्ड हिस्ट्री। होता क्या है? नेशंस फील यूनाइटेड बिकॉज दे शेयर अ कॉमन हिस्ट्री दैट लिंक देयर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जब कहीं आप रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, अगर आपका पास्ट एक जैसा है, आपकी हिस्ट्री, आपकी स्टोरी एक जैसी रही है, तो आप जरूर सामने वाले से कनेक्ट कर पाओगे। सो ये जो शेयर्ड हिस्ट्री होती है, एक मेमोरी होती है, आपकी कलेक्टिव मेमोरी होती है। कुछ कहानियां होती हैं, कुछ लेजेंड्स होते हैं, कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं। अब मैं आपको 1947 की कहानियां सुनाऊंगा, नेशनल मूवमेंट की कहानियां सुनाऊंगा, सारे के सारे लोग कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है। हम सब ने स्ट्रगल किया है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। सो ये एक शेयर्ड हिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था जो अभी मैंने आपके सामने दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कनेक्शन टू अ टेरिटरी, ये बहुत जरूरी है। नेशंस आर कनेक्टेड टू अ स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड।
नेशन का मतलब ही यही है, एक स्पेसिफिक एक जगह है, पीस ऑफ लैंड है, एक जमीन है जिसको हम लोग अपना होमलैंड कहते हैं, हमारी मातृभूमि है ना। हम सभी की कोई ना कोई मातृभूमि होती है और इसको बहुत स्पेशल माना जाता है, इसकी एक मीनिंग होती है, लोगों को लगता है कि हाँ भाई हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम इंडियंस हैं, हमारी मातृभूमि है जी, हमारा मदरलैंड है, ठीक है। ये फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है, कनेक्शन आपका उस टेरिटरी से होना चाहिए। जैसे जो ज्यूविश लोग होते हैं, है ना, जिनको आप यहूदी भी कहते हो, तो ये जो ज्यूविश लोग होते हैं, इन यहूदी लोगों के अंदर एक फीलिंग है, वो पैलेस्टीन को अपना प्रॉमिस लैंड मानते हैं, एक ऐसी जगह जहां से उनका फेथ, उनका विश्वास और उनकी हिस्ट्री कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। और ऐसा ही इंडियन लोग हैं भाई, इंडियन लोगों को भी बहुत प्यार है, इंडियंस को भी अपने देश से बहुत प्यार है, इंडियंस को अपने रिवर्स से बहुत प्यार है, इंडियंस को अपने माउंटेन से बहुत प्यार है। और हम यहाँ पे जब रहते हैं तो हम इसको अपना होमलैंड मानते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सबसे पहले जीविश लोगों का, फिर हम इंडियंस का, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। इसके अलावा शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेशंस शेयर अ कॉमन विजन, जब कोई देश होता है तो उसका विजन भी एक कॉमन होता है फ्यूचर के लिए। डेमोक्रेसी की बात कर लो, अगर कोई देश है तो वहां के ज्यादातर लोग अगर डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो। तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री है इसीलिए क्योंकि वहां के ज्यादातर लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी के अंदर है, सेक्युलरिज्म है, फ्रीडम है, ये सारे ऐसे वैल्यूज हैं। सो इससे भी होता है भाई, ये पॉलिटिकल आइडियल्स है, इससे भी एक देश को शेप मिलती है। सो पीपल एग्री ऑन दीज वैल्यूज, लोग इस वैल्यूज पे एग्री करते हैं और इसी एग्रीमेंट से एक भाई आइडेंटिटी बनती है एक नेशन की, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है। सो जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो लॉयल्टी टू दीज शेयर्ड वैल्यूज मेक द नेशन इवन स्ट्रोंगर। अगर कोई डेमोक्रेटिक देश है और उसमें अगर ये सारी चीजें हैं तो वो तो उस देश को और ज्यादा स्ट्रोंग बनाती है, ठीक है। तो शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब है कल्चरल वर्सेस पॉलिटिकल आइडेंटिटी। कुछ लोगों को ये लगता है कि नेशन नीड अ कॉमन कल्चर सच एज द सेम लैंग्वेज और सेम रिलीजन टू कीप एवरीवन यूनाइटेड। क्या आपको भी यही लगता है? जैसे फ्रांस है, ज्यादातर लोग फ्रेंच कल्चर वाले हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं और उसी में रहते हैं। जैसे रशिया है, रशियन कल्चर है वहाँ का। सो क्या इन्हीं को हम नेशन बोलेंगे? क्या मैं यहाँ पे बोलूँ इंडिया नेशन नहीं है क्या? इंडिया में तो इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर, तो इतने सारे कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेजेस, कम्युनिटीज, पता नहीं कितनी डाइवर्सिटी है यार यहाँ पे तो। सो क्या हमारा एक नेशन नहीं है? क्या हम लोग यूनिटी में मतलब एक डाइवर्सिटी में यूनिटी के साथ नहीं रहते? हम रहते हैं, ठीक है, हमारा है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? रिलीजन और लैंग्वेज बहुत डाइवर्स है, इवन इनसाइड द सेम कम्युनिटी। ये भी हो सकता है कि एक ही कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हो एरिया के हिसाब से। सो इफ अ नेशन फोर्सेस एवरीवन टू फॉलो वन रिलीजन और स्पीक वन लैंग्वेज, तो ये भी गलत है। आप किसी को ये नहीं कह सकते सारे के सारे लोग एक ही भाषा में बात करो, सारे के सारे लोग एक ही धर्म को फॉलो करो, ये भी नहीं हो सकता। ये भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट है, ठीक है, इक्वलिटी और फ्रीडम के अगेंस्ट है, जो कहता है कि सभी की हमें रिस्पेक्ट करनी है। तो ऐसी तो रिस्पेक्ट भाई कोई नहीं होती जहाँ पे आप मतलब सभी के ऊपर थोपो एक रिलीजन या एक लैंग्वेज, तो ये भी नहीं हो सकता। सो अ नेशन, जो भी एक देश है, शुड स्टे यूनाइटेड थ्रू शेयर्ड पॉलिटिकल वैल्यूज। एक यूनाइटेड रहना बहुत जरूरी है, सच एज दोज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो वैल्यूज उसमें लिखी है ना, वो सारी चीजें फॉलो होती रहनी चाहिए। हमें कभी भी एक रिलीजन, एक लैंग्वेज की बात एक डाइवर्स कंट्री में नहीं करनी चाहिए। और ये जो कॉमन वैल्यूज हैं, इसमें आप कह सकते हो इक्वालिटी, यानी कि सबको बराबर समझने वाली बात है। इसके अलावा फ्रीडम, सभी को आज़ादी हो, जस्टिस यानी कि सभी को न्याय मिले, डेमोक्रेसी, ठीक है, जहाँ लोग अपनी सरकारें चुने। सो सीधी सी बात है भाई, कोई भी देश है वो फोर्स ना करे, इन सभी वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए अपना काम आगे करे, ठीक है भाई, फोर्सफुली कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। व्हाट इज नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन? अभी हमारा अगला टॉपिक है कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन से आप क्या समझते हो। यानी कि इट इज द राइट ऑफ अ नेशन, किसी भी देश का एक अधिकार
अ ग्रुप ऑफ अ पीपल विद अ शेयर आइडेंटिटी टू गवर्न इटसेल्फ एंड डिसाइड इट्स ओन फ्यूचर। जहां पर एक सेम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो क्या करेंगे, एक अपनी आइडेंटिटी है उनकी, वो अपने आप पे खुद गवर्न करेंगे, अपने फ्यूचर को खुद डिसाइड करेंगे। इसको हम कहेंगे नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। हम खुद अपना क्या आगे करना है हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारा एक प्रॉपर देश है और जैसा हमें सही लगेगा हम वैसा कर सकते हैं। सो नेशंस वांट, कोई भी देश है वो लोग क्या चाहते हैं, टू कंट्रोल देयर ओन पॉलिटिकल डिसीजंस। सबसे पहली चीज जो होती है कि पॉलिटिकल डिसीजंस कंट्रोल करना। कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन अगर हमारा बाहर का देश कंट्रोल करता है तो वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाहर का देश कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। एंड पूरे वर्ल्ड में आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलनी बहुत जरूरी है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। आपको दुनिया भर में लोग माने, आपको जाने कि हाँ आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो। टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस, कि हाँ भाई जो भी देश होगा उसका अपना एक कल्चर होगा, उसके अपने कुछ ट्रेडिशंस होंगे जो कि वो प्रोटेक्ट कर पाए। ये बात हर कोई चाहता है, हर देश की ये नीड्स हैं, ये कुछ जरूरतें हैं जो भाई हर कोई चाहता है, ठीक है। ये नेशंस वांट्स। सो ये आइडिया आया कहां से, व्हेन डिड दिस आइडियाज केम, या फिर व्हेन डिड दिस आइडिया स्टार्ट। 19th सेंचुरी में आपको लेके चलता हूं यूरोप में। जो आइडिया है वन कल्चर वन स्टेट का, ये बहुत पॉपुलर था कि एक कल्चर का एक पूरा स्टेट होगा। यानी कि ईच नेशन बेस्ड ऑन थिंग्स लाइक लैंग्वेज, रिलीजन और एथनिसिटी शुड हैव इट्स ओन सेपरेट कंट्री। यानी कि कोई भी अगर जगह है वहां पर सेम अपनी एक एथनिसिटी के लोग हैं, अपने कल्चर लैंग्वेज वाले लोग हैं, तो वो अपना एक प्रॉपर अलग देश बनाएंगे, एक सेपरेट कंट्री बनाएंगे। ये 19th सेंचुरी में ये आइडिया निकल कर आया था हमारे सामने। जब वर्ल्ड वॉर वन हुई, बहुत सारे नए देश बने, ठीक है। और वो बने जो थे इसी आइडिया पे बने थे, वन नेशन वन स्टेट। यानी कि एक देश होगा और एक ही स्टेट होगा। यहां पर ये आइडिया आया था निकलकर। और दिस हैपेंड थ्रू एग्रीमेंट्स लाइक द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एक्सेट्रा। बहुत सारी ट्रीटीज हुई, हाँ भाई, बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई, बहुत सारी चीजें हुई हैं, तब जाकर ये आइडियाज आए हैं नेशन वाले। वरना पहले क्या होता था, बड़े बड़े जो किंगडम्स होते थे, जो बड़ी बड़ी कॉलोनियल इंपीरियलिस्टिक ताकतें होती थी, वो अपना कंट्रोल बनाकर रखती थी, ठीक है। अब ये आइडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर आती है, वो है मास माइग्रेशन। मैनी पीपल वर फोर्स टू लीव देयर होम्स बिकॉज बॉर्डर चेंज्ड। अब अगर कोई इस जगह पे है रहता है तो जरूरी तो नहीं है कि उसका बच्चा बच्चा एक ही कल्चर को मानता हो सकता है यार 10-15 परिवार 50 परिवार ऐसे भी होंगे जो थोड़ा अलग होंगे और वहां रह रहे होंगे। तो उनके साथ माइग्रेशन हो गया, उनको तो निकाल दिया उनकी जगह से कि भाई यहाँ से आप चले जाओ, यहाँ पे आप नहीं रह सकते। फिर क्या है, वॉयलेंस देखने को मिलता है हमें। अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में। इससे क्या होगा, बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत लोग सफर करेंगे, बहुत लोगों के साथ नुकसान होगा, उनकी जान माल की हानि होगी। और माइनॉरिटीज, ये जो नए देश बने, तो सम कल्चरल और एथनिक ग्रुप्स बिकेम माइनॉरिटीज एंड ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन। वही बात हो गई ना, अब इतना बड़ा देश है, आपने एक ही कल्चर और एक ही रिलीजन एथनिसिटी पे एक देश बना दिया, नेशन। अब यहाँ पे जो 10-15-50 परिवार थोड़े से अलग हैं, वो तो बेचारे हो गए माइनॉरिटी। अब जो ये रह गए हैं ना माइनॉरिटी, जो जा नहीं पाए हैं माइग्रेट करके, अब इनके साथ होगा डिस्क्रिमिनेशन। इनको फेस करना पड़ेगा भेदभाव, ठीक है, भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम भी है ना, एक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये भी भाई। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु हैड लिव्ड इन प्लेस फॉर मैनी जनरेशंस। अगेन एक बहुत बड़ा देश है, इसके इस एरिया में अगर मान लो कोई जनरेशन से रह रहा है और उसको बोल दिया जाए आप ये जगह छोड़कर अब कहीं और चले जाओ, ये पूरा का पूरा तो जर्मनी है, अब यहाँ सिर्फ जर्मन लोग रहेंगे, तो इस परिवार पे क्या बीतेगी। उनका कल्चर थोड़ा सा अलग है इनसे, तो इस वजह से क्या भाई उसको निकाल दिया जाएगा वहां से। यस, निकाल दिया जाएगा। क्या ये सही होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि वो वहां पे जनरेशन से रह रहा है, उसको रहते हुए वहां पे बहुत टाइम हो गया है, उसको निकाला जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इन कॉलोनीज, होता क्या है, एशिया में अफ्रीका में जो कॉलोनीज थी, जो ब्रिटिशर लोगों ने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। कॉलोनी वर्ड का मतलब आपको पता होगा, जो जैसे इन्होंने कब्जा कर रखा था। इंडिया है, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है यूरोपियन कॉलोनियल रूलर्स से फ्रीडम पाने के लिए। महात्मा गांधी का नेशनल मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस जी के एफर्ट्स,
भगत सिंह जी के एफर्ट्स, जो भी जितने भी बड़े बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट्स करे हैं, तब जाके हमें ये फ्रीडम मिली है। ठीक है। अब होता क्या है, ये जो लिबरेशन मूवमेंट चलते हैं, आजादी की लड़ाई होती है, ठीक है, लिबरेशन मीन्स आजादी। तो ये जो लिबरेशन मूवमेंट्स होते हैं, इनके गोल क्या होते हैं? बेसिकली इनका गोल एक ही होता है कि हमें आजादी चाहिए और हम चाहते हैं हमारे यहाँ की लोगों की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक है, हमारे यहाँ के लोगों की पूरी पूरी रिस्पेक्ट की जाए और हमें प्रॉपर आजादी मिले, हमारा जो एक कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, टू मेक श्योर कि हाँ भाई सभी को न्याय मिले, यहाँ पे सभी को एक बेटर लाइफ मिले, सभी को एक अच्छी लाइफ मिले। सो ये लिबरेशन, कोई भी मूवमेंट होता है ना जब, तो उसका गोल यही होता है, मेन गोल आजाद करवाना, अपने लोगों को वो खोई हुई इज्जत दिलवाना और लोग अपना आराम से रह पाए, यही तो हर किसी को चाहिए। अब हमारे सामने कुछ करंट चैलेंजेस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेशनलिज्म का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें आपको जरूर कुछ चीजें तो भाई मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो यहाँ पे आपको देखनी पड़ेंगी। बहुत से माइनॉरिटी ग्रुप्स टुडे, मैनी माइनॉरिटी ग्रुप्स लिविंग इनसाइड एग्जिस्टिंग कंट्रीज वांट टू क्रिएट देयर ओन सेपरेट स्टेट्स। मैंने आपको अभी बताया कि एक बहुत बड़ा स्टेट है, मान लो, ठीक है, एक बहुत बड़ा देश है, वहां पे कुछ माइनॉरिटी के लोग रह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि अब उनका अलग से स्टेट बना के दिया जाए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कुर्द का, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था श्रीलंका के अंदर तमिल लोगों का, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्पेन के अंदर बास्क लोगों का, क्यूबेक वाला भी एग्जाम्पल दिया था, कनाडा वाला। ये आज के चैलेंजेस हैं इन देशों में, ये सरदर्द बने हुए हैं इनके लिए कि इनको क्या करें भाई, इधर करें या उधर करें, इनको कैसे सेटलमेंट करें इनका। सो वाई क्रिएटिंग न्यू स्टेट इज नॉट इजी। ये लोग डिमांड कर रहे हैं, मान लो ये श्रीलंका है, ये कह रहे हैं ये ऊपर का हिस्सा और इतना हिस्सा हमें दे दो। क्या इतना इजी है कि वो हिस्सा मांग रहे हैं और हम हिस्सा दे दें और वो देश बन जाए उनका? नो, ये पॉसिबल नहीं है कि हर ग्रुप एक देश मांगे और उसको एक सेपरेट स्टेट बना के दिया जाए। ये तो इम्पॉसिबल है भाई, ऐसी पॉसिबिलिटी तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बहुत ज्यादा छोटे छोटे स्टेट बनाओगे, सो वो हो सकता है कि वो भाई वीक हो सकता है कि वो सरवाइव ही ना कर पाए इकोनॉमिकली आगे चल के, या पॉलिटिकली भी हो सकता है उतनी ज्यादा अच्छी इकोनॉमी ना हो उनकी आगे चल के, पॉलिटिकल लीडर्स उनके ज्यादा स्ट्रांग ना हो सकता है कोई उन्हीं को ही अपने कब्जे में ले ले, एनेक्स कर ले आगे चल के, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है ना। हो सकता है कि भाई नए कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए, ठीक है, कि ये भी हो सकता है, स्पेशली अबाउट हाउ माइनॉरिटीज इनसाइड दीज न्यू स्टेट्स विल बी ट्रीटेड, है ना, ये भी हो सकता है नया देश बनेगा, वहां की माइनॉरिटी के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। तो एक नया देश बनाओगे तो उसके साथ साथ 10 प्रॉब्लम फ्री। सो ये इतना इजी नहीं होता। अगर किसी ग्रुप ने बोला कि हमें देश बना के दो और हम उसको देश बना के दे दें, सो इतना इजी तो भाई नहीं होता, इतना इजीली कोई भी देश नहीं बनता। सो हाउ कैन दीज प्रॉब्लम्स बी सॉल्व। अब हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे फिर, अगर ऐसे नहीं हो सकता तो कैसे होगा? तो अब इसके ऊपर फोकस करो, मेकिंग एग्जिस्टिंग स्टेट बेटर। हर चीज का सॉल्यूशन ये नहीं होता उसको काट के फेंक दो, सॉल्यूशन ये होता है कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करो। अगर किसी देश के अंदर कोई डिमांड उठा रहा है हमें अलग देश चाहिए, तो वो कोई कारण से उठा रहा होगा ना, फोकस करो कि वी शुड फोकस ऑन मेकिंग एग्जिस्टिंग कंट्री मोर डेमोक्रेटिक एंड फेयर। आप अपने देश को डेमोक्रेटिक बनाओ, आप अपने देश को फेयर बनाओ। जब आपका देश डेमोक्रेटिक होगा, फेयर होगा, अच्छे से काम करेगा, तो भाई कौन है जो आपको छोड़कर जाने की बात कहेगा? कोई नहीं कहेगा। जितने भी कल्चर के लोग रहते हैं, जितने भी कल्चरल ग्रुप्स हैं, आप उनको इक्वली ट्रीट करो एज सिटीजन, ठीक है, विद द सेम राइट एंड रिस्पेक्ट। आप सभी लोगों को सेम राइट्स दो, सभी लोगों की सेम तरीके से रिस्पेक्ट करो, तो वो जरूर वहां पे रहेंगे। कोई नहीं कहेगा कि मेरे को छोड़ के जाना है, मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को उधर जाना है। समझ रहे हो? आप अपने देश को जितना हो सकता है अच्छा बनाओ। मैं आपको कहता हूँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट कम हो जाएंगे अगर उनको सब कुछ मिलेगा घर बैठे हुए। लिविंग टुगेदर एज पार्टनर, होगा क्या, जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं वो साथ रह सकते हैं पीसफुली, अगर उनके राइट्स को और उनको रिस्पेक्ट मिले। तो भाई किसी को भी रिस्पेक्ट मिलती है ना, हर कोई रिस्पेक्ट का भूखा है, अगर आप उसको रिस्पेक्ट दो, उनको राइट्स दो, अधिकार दो,
वो कहीं नहीं जाएंगे। सो ये भी एक इसका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन थोड़ी है कि अगर उसको कुछ चाहिए आप उसको बोलो कि चल जा भाई अपना देश ही अलग बना ले, ऐसा नहीं होता। अगर कुछ उसको चाहिए तो आप फोकस करो, है ना, थोड़ा बहुत उसको वो आप पावर दो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्लूरलिज्म। सो ये प्लूरलिज्म क्या होता है, ये हमारा अगला टॉपिक है। आइए देखते हैं इसको क्या है। प्लूरलिज्म का मतलब होता है अलाउविंग डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स टू लिव टुगेदर पीसफुली एंड ग्रो विद इन द सेम कंट्री। एक ही देश के अंदर, एक ही जमीन में अलग अलग जाति के, भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रेसिस के लोग जब रहेंगे और एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और पीसफुली रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, इसी को आप कहोगे प्लूरलिज्म। यानी कि एक ही देश के अंदर अलग अलग कल्चर के लोग भी रह सकते हैं और बहुत आराम से रह सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझो। बहुत सारे देश हैं जहां पे माइनॉरिटी ग्रुप्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा मेरा देश महान भारत। आप देखो यहाँ पे एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी, जनरल, सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। जनरल तो थे ही इक्वल, ओबीसी भी बाद में इकोनॉमिकली है ये बैकवर्डनेस। एसटी और एससी कम्युनिटीज जिनके साथ जो भी भाई रहा है पास्ट में, जो बुरा हुआ, क्या स्पेशल पावर नहीं है उनके पास, स्पेशल राइट्स नहीं है रिजर्वेशन के, है ना। सो हमने इंडिया ने करके दिखाया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस, लैंग्वेज और कल्चरल माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है, मदद करता है, स्पेशल राइट देता है इनको। जैसे मैं आपको बताऊं, सम कंट्रीज गिव माइनॉरिटीज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और स्पेशल सीट इन गवर्नमेंट सो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड फेयरली। वही रिजर्वेशन वाली बात आ गई, एससी और एसटी कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन मिलता है सरकारी नौकरी में, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर। सो ये भी तो है ना भाई, यहाँ पे भी तो लोग रह रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे हमें देश छोड़ के भागना है, अलग देश बनाना है, क्योंकि इनको रिजर्वेशन दिया गया है तभी ये लोग रह रहे हैं ना। सो प्लूरलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब सारे लोग मिलकर एक साथ रहेंगे, ठीक है, तो सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा, सबसे पहली बात। ठीक है, इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा और इनसे उसका कल्चर और वहाँ के लोगों की आइडेंटिटी का प्रोटेक्शन भी हो रहा है। जब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन खुद कह रहा है कि सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहो, तो कहीं ना कहीं उनका कल्चर, आइडेंटिटी, ये सब प्रोटेक्ट हो रही है। और एक फ्रेंडली और इंक्लूसिव नेशन बनने की एक यहाँ से आइडियोलॉजी निकल कर आती है। प्लूरलिज्म यही तो कह रहा है, एक ऐसा देश, एक ऐसा नेशन जहाँ सभी लोग दोस्त की तरह पीसफुली साथ रहें, इंक्लूसिव, सभी को साथ लेकर हम चलें, जहाँ पर हर ग्रुप की रिस्पेक्ट हो, हर ग्रुप की वैल्यू हो, हर कोई समझे कि हाँ भाई मुझे भी कुछ समझा जाता है इस देश के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग आइडेंटिटी एंड यूनिटी। तो चलिए फिर इसको समझते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। रिस्पेक्टिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज, पीपल हैव मैनी आइडेंटिटीज, हमारी अलग अलग पहचान होती है, आपका रिलीजन, आपकी लैंग्वेज, आपका रीजन जहां से आप आ रहे हो, आपका जेंडर। सो दे शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस ऑल ऑफ दीज आइडेंटिटीज। तो आपको पहली बात पूरी आजादी होनी चाहिए कि आपकी जो भी आइडेंटिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिहारी, जापानी, सॉरी जापानी तो बाहर के हो गए, उत्तराखंडी, साउथ इंडियन, राजस्थानी, गुजराती, कश्मीरी, कहीं के भी हो ना, आपको रिस्पेक्ट मिले बस, जहां पे भी आप जाओ, आप फ्रीली अपनी आइडेंटिटी बता पाओ। अगर आप सबको इक्वली, फेयरली ट्रीट करोगे, पीपल वोंट नीड स्पेशल बेनिफिट्स फॉर एनी वन आइडेंटिटी, कभी लोगों को चाहिए ही नहीं होगा फिर स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट। अगर हम ही सुधर जाएं, हम नहीं सुधरते तभी तो उन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ना। समझ रहे हो, ये है अवॉइडिंग डिवीजन। आपको देखो, रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट आइडेंटिटी इज गुड बट इट शुड नॉट कॉज वायलेंस और सेपरेशन। हाँ जी, आपने एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे दिया, अच्छी बात है, पर ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक सेपरेशन ही बना दो इनके लिए, आगे चल के इनको आप एक समय बाद खत्म भी कर सकते हो जब सब सही हो जाता है मामला इनका। अ डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट कीप पीपल यूनाइटेड while ऑल्सो रिस्पेक्टिंग देयर डिफरेंसेस। जो एक डेमोक्रेटिक देश होगा वो लोगों को जोड़कर रखेगा। ठीक है, जो डिफरेंसेस होंगे उनकी रिस्पेक्ट होगी पूरी पूरी, हर कोई मिलजुल कर और एक साथ रहेगा। ठीक है, डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन की बात नहीं निकल कर आएगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ये चीजें नहीं आनी चाहिए निकल कर। सो इस तरीके से
आपको एक तो बैलेंस करना है यूनिटी का, आइडेंटिटी का, क्योंकि जब आइडेंटिटी और यूनिटी की रिस्पेक्ट होगी, इसका बैलेंस बनेगा, तभी आपका देश देश रहेगा। इसके अलावा पूरा का पूरा चैप्टर, इसके अंदर से जो मेन चीज अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला क्वेश्चन जो एक टॉपिक मैंने आपको करवाया था, व्हाट मेक्स अ नेशन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे से रट लेना। एक नेशन कैसे बनता है, एलिमेंट्स क्या क्या हैं, शेयर्ड बिलीव्स, शेयर्ड हिस्ट्री, टेरिटरी, ये सारी चीजें जो भी हैं इसके अंदर की अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से आता ही आता है। इसके अलावा नेशनलिज्म क्या है, और दो तरीके का नेशनलिज्म कौन सा है, यूनिफाइंग और सेपरेटिस्ट, ये याद कर लेना। ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, आपके एग्जाम्स में बार बार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके आगे के पॉइंट्स भी अच्छे हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे इस चैप्टर में, मैंने आपको समझाया, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, वो वही थे। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक लिखें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।